देख लीजिए, हम किडनी को पढ़ रहे थे। किडनी जो है हमारी यहाँ पे पीछे की तरफ स्थित होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक्सक्रेशन का काम करती है, इसलिए इसको हम एक्सक्रेटरी सिस्टम में गिनते हैं। एक जोड़ी होती है, और ये T12 से TL3 तक पीछे की कमर दर्द होता है ना, आप ध्यान कर लेना, पीछे ही होता है, आगे नहीं होता पेट में, पीछे होता है कमर पे, इसलिए क्योंकि है ही पीछे। इसको जो प्रोटेक्ट करती है फ्लोटिंग रिब्स 11वीं और 12वीं जो रिब्स है वो करती है। ये बीन स्टेप्ड होती है, रेडिश ब्राउन कलर है, लेंथ इसकी 10 to 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसकी 5 to 7, और मोटाई 2 to 3 सेंटीमीटर की होती है। ये आधा आधा करते जाओ। वेट है इसका 120 से 170 ग्राम होता है। और राइट किडनी देखो हल्का सा नीचे होती है, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड लीवर होता है, इसलिए थोड़ी नीचे होती है और थोड़ी छोटी होती है। ये देखिए कि नर्स इसमें आती है, खून लेके एक आ रही है, एक खून लेके वापस जा रही है। नेफ्रॉन दो प्रकार के होते हैं, और नेफ्रॉन क्या है, किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इसकी मेन सेल है, जिसकी वजह से जो हमारे ब्लड से इम्प्योरिटी को दूर करती है या फिर यूरिन बनाती है। नेफ्रॉन दो प्रकार के होते हैं, कोर्टिसोल नेफ्रॉन और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कोर्टिसोल जो है 85% इनका बाहर रहता है। ये रहा, देखो 85% बाहर है और सिर्फ 15% लगभग अंदर है। इसको मेडुला पार्ट बोलते हैं, बाहर का कोर्टेक्स पार्ट, अंदर का मेडुला पार्ट। और इसका क्या होता है, जस्टा मेडुलरी बाहर सिर्फ 15% है, अंदर ज्यादा है, देखो। और पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, ये रहा। इसकी तीन परतें होती हैं बाहर की तरफ, और ये जो पिरामिड शेप दिखाई दे रहे हैं, इसको अंदर वाले भाग को मेडुला कहते हैं, और बाहर का इस वाले पार्ट को हम कोर्टेक्स कहते हैं। हाइलम क्या होता है, ये जो दरवाजा है जहां से जो जो नर्स अंदर जा रहे हैं, जैसे कि रीनल वेन जा रही है, रीनल नर जा रही है, रीनल आर्टरी जा रही है, जो ये जा रही है इस रास्ते को हाइलम कहते हैं। और क्या होता है कि अतिवृद्धि यानी कि कोना तो पेपिला है, और ये जो जहां पे इकट्ठी होती है उनको कैलेक्सिस कहते हैं। वो कैलेक्सिस दो भाग में होते हैं, एक तरीके से नलियों का काम करता है। जो छोटी नली है उसको माइनर कैलेक्सिस कहते हैं, और जो बड़ी नली है उसको मेजर कैलेक्सिस कहते हैं। तीन प्रकार के लेयर होती हैं, रीनल कैप्सूल होता है, एडिपोज कैप्सूल होता है, और रीनल फेसिया होता है। ये डायग्राम शायद ये लेयर का नहीं है, लेयर तो ठीक है रीनल कैप्सूल, ये बाकी लेयर से नहीं बताएगी इस डायग्राम में, लेकिन आप यहाँ से देख लो। रीनल कैप्सूल है, एडिपोज कैप्सूल है, रीनल फेसिया, तीन परतें होती हैं किडनी में। ध्यान भैया रखना इसमें गलत तीन बताया परतें गया ना किडनी पहली में वाली। होती है। कौन इसमें सा? सबसे अंदर की परत ये रेनल कैपुसुला सबसे बाहर की परत है ना ये तो। इसमें सबसे अंदर की परत लिखा हुआ है इसमें, पहला वाला जो फर्स्ट वाला है, रीनल सबसे कैप्सूल अंदर की फेसिया परत। जी कैप्सूल, हाँ। जी, एक बार सबसे देखना बाहर की पड़ेगा परत है ना मुझे। देखो। ये वाला एक मिनट रुकिए, अब मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, रुक जाओ, आपकी बात का मैं। आप ये जरूर ध्यान रखना, देखो किडनी में तीन लेयर होती हैं, हमारे हार्ट में भी तीन लेयर होती है, और हमारे ब्रेन में भी तीन लेयर होती है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। हाँ जी, आप ध्यान रखना। ये ये अंदर की होती है, ये बाहर की होती है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है मैंने। इस ये डायग्राम में डायग्राम में गलत है, गलत है, हाँ डायग्राम डायग्राम में गलत गलत है है। ये। ठीक है, डायग्राम गलत है, मैंने ठीक लिखा हुआ है कि ये अंदर की होती है, ये बाहर की होती, बीच की होती है एडिपोज, और फेसिया बाहर की होती है। किडनी के दो पार्ट हैं, आउटर कोर्टेक्स और इनर मेडुला। मतलब कि कोर्टेक्स यानी कि जो बाहर का जो लिक्विड फॉर्म में है उसको कोर्टेक्स कहते हैं, और जो ये पिरामिड बने हुए इसके अंदर का जो भाग है उसको मेडुला कहते हैं। और ये पिरामिड स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए इसको मेडुलरी पिरामिड कह देते हैं। अब जो लोग पढ़ के नहीं आए उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा आज का लेक्चर, इसलिए कल का लेक्चर भी सुन लेना आप लोग दोबारा से। पिरामिड कितने होते हैं, 8 से 12 होते हैं। और इनका जो नुकीला सुरा होता है कैलेक्सिस में खुलता है, और नुकीले सुरे को हम कहते हैं पेपिला, रीनल पेपिला। रीनल शब्द किडनी के लिए यूज किया जाता है, जहां पे रीनल आएगा समझ जाना कि किडनी से रिलेटेड है कुछ। जो नर्स होगी जैसे रीनल वेन, रीनल आर्टरी, रीनल आएगा,
कार्डियम आएगा हार्ट के लिए, रीनल आएगा किडनी के लिए। इसको हम रीनल पिरामिड भी कहते हैं क्योंकि पिरामिड शेप की होती है ये। अब रीनल कॉलम ऑफ बर्टूनी, यानी कि इनके बीच का जो भाग है, पिरामिड के जो बीच का जो भाग है ये वाला, इसको कहते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टूनी। क्योंकि देखो बाहर वाला पार्ट तो हमने कोर्टेक्स लिया है, ये जो बाहर का है कोर्टेक्स है। अब ये मेडुला वाली भाग से इससे इस तरफ अंदर की तरफ, ये सारा मेडुला का पार्ट है। अब यहाँ 2 3 4 5 6 पिरामिड हैं। अब इन पिरामिड के देखो बीच में भी जगह है, ये जो बीच में जगह है इसी को रीनल कॉलम ऑफ बर्टूनी कहते हैं। पेपिला, इनका नुकीले वाला सिरा को पेपिला कहते हैं, लिखा भी हुआ होगा यहाँ पे। ये वाला सिरा जो है नुकीला, इसको पेपिला कहते हैं। यहाँ पे इनका जो कोना होता है। अब यहाँ पे नीचे मैंने सीरीज लिखी है, जो भी क्वेश्चन पूछा था। रीनल पेपिला कहाँ खुलता है? माइनर कैलेक्सिस में। माइनर कहाँ खुलती है? मेजर कैलेक्सिस में। माइनर होती है छोटी नलियां, अब छोटी नलियां मिलके बड़ी नली बन जाती है। अब बड़ी नली खुलती है रीनल पेल्विस में, जिसको हम खाई बोलते हैं। और पेल्विस के अंदर ही किडनी की पथरी बनती है। जो किडनी में पथरी होती है वो पेल्विस में ही बनती है। यहीं से ऑपरेशन के द्वारा उसको निकाला जाता है, इस रीजन से। बाकी जगह नहीं बनती है, इसी में होती है जगह। यूरेटर, इसके बाद में जो ये नली निकली हुई है इसको हम यूरेटर कहते हैं। यूरेटर के बाद में जो एक बड़ा सा पाउच शेप में होता है उसको यूरिन ब्लेडर कहते हैं। और जो लास्ट में यूरिन ब्लेडर के बाद में जो मूत्र वाहिनी होती है, मेल में लंबी होती है, फीमेल में छोटी होती है, उसको यूरिन। सीक्वेंस आप अच्छे से याद लेना, ये कई बार आ भी चुकी है सीक्वेंस पेपर में। और कंफ्यूजन होती है यूरेटर और यूरेथ्रा में, ध्यान रखना यूरेथ्रा बाद में आएगा और यूरेटर पहले आएगा। ये हमारी एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। और जब किडनी फेलियर की कंडीशन आती है तो ये 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख धीरे धीरे कम हो जाते हैं। और जितने कम हो जाएंगे डॉक्टर बोलेगा भैया अब हमारी बस की नहीं है, किडनी ट्रांसप्लांट कराओ। ये नेफ्रॉन जितने कम होते जाएंगे उतनी किडनी का जो वर्क कम होता जाएगा। और किडनी के पेशेंट को प्रोटीन नहीं दिया जाता, प्रोटीन देंगे तो नेफ्रॉन को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। नेफ्रॉन ज्यादा वर्क करेंगे तो पहले से इसको किडनी की प्रॉब्लम है तो उसको और दिक्कतें होगी। तो इसलिए किडनी के जो पेशेंट है उनको प्रोटीन नहीं दिया जाता। ये कल मैं एंड में पढ़ाया था आपको कि कोर्टिसोल नेफ्रॉन और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, 2 प्रकार के नेफ्रॉन हैं। एक को कोर्टिसोल बोला जाता है, एक को जस्टा मेडुलरी। आप डायग्राम में देख लीजिए, ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं कोर्टिसोल नेफ्रॉन। और ये दूसरे वाला डायग्राम आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब कोर्टिसोल मैटर देख रहा है आपको, ये बाहर वाला पार्ट को हम बोलते हैं कोर्टेक्स, लिखा हुआ ना कोर्टेक्स। और अंदर वाले पार्ट को हम कहते हैं मेडुला। मतलब कि कोर्टेक्स में लगभग 85%, लगभग ये बाहर है ना, देखो दिख रहा है आपको, ज्यादा पार्ट इसका बाहर की तरफ है। तो इसको हम कहते हैं कि ये 85% यानी कि ज्यादा कोर्ट, इसका हैंडले का लूप। ये जो पतली सी जो यूट्यूब में आपको दिख रही है, पतली सी ट्यूब जो नीचे आई हुई है, इसकी देखो कितनी लंबी है, नीचे तक आई हुई है। इसको कहते हैं हैंडले लूप। और हैंडले लूप के चारों तरफ एक नर्व सी लिपटी हुई होती है जो इस नेफ्रॉन को पोषण देती है, उसको कहते हैं वासा रेक्टा। और ये इसका जो गोला गोला सा सिरा आपको दिख रहा है, और ये रहा ये वाला सिरा, जहां से देखो खून की नली आती है, यहीं पे खून आता है, फिर उस खून का फिल्ट्रेशन होता है, बाकी का खून निकल जाता है, जो गंदगी होती है वो इसमें रुक जाती है, और इन नलियों के थ्रू फिर उसका बाद में लास्ट में यूरिन बना के यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है यूरेटर से उसको। ये है पूरा काम इसका नेफ्रॉन का, कि ये 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं तो हर नेफ्रॉन को थोड़ा थोड़ा खून मिलता है। मान लिया कि 5-5 ग्राम हर नेफ्रॉन को मिल गया। अब उन 5-5 खून को छानने का काम करते हैं नेफ्रॉन,
उस खून में से जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो बाहर निकाल देंगे, उनका यूरिन बन जाएगा, और जो अच्छी चीजें हैं उनको वापस खून में मिला दिया जाता है। तो इसलिए एक नली आती है यहाँ से, एक नली जाती है। और मान लिया कि 100 लीटर खून आया, 100 लीटर में से 100% में से 1% ही यूरिन बनता है, बाकी का 99% वापस एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे इंटेस्टाइन में किया था, लार्ज इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा था कि छोटी आंत से काइम आया, माना कि 500 मिलीलीटर का काइम छोटी आंत से इलियोसिकल वॉल से सीकम में आ गया। अब सीकम में आगे कोलोन में गया कि असेंडिंग है, ट्रांसफर है, डिसेंडिंग है, सिग्मोइड है, रेक्टम है और एनल केनाल है। अब सीकम में आया 500 मिलीलीटर और एनल केनाल से निकला सिर्फ 100 मिलीलीटर। 400 मिलीलीटर कहाँ गया? वापिस एब्जॉर्ब हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी मान लिया कि 1 लीटर खून आया और एंड निकलते यूरिन कितना आता है हमें, उस 1 लीटर का 1% आएगा बाहर। यूरिन बहुत कम बनता है हमारा, पूरे दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनता है, लेकिन खून बहुत ज्यादा आता है, वो बाद में एब्जॉर्ब हो जाता है। आज मैं यही चीज आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे वो एब्जॉर्ब होता है। तो एक बार दोबारा से मैं डिफरेंस समझा देता हूँ, कोर्टिसोल नेफ्रॉन में और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में अंतर क्या होता है, ये पेपर में आता है, हमारे सिलेबस का है ये, अच्छे से पढ़े इसको आप। भैया इसका 75 से 85% जो है। हाँ जी, आप बोल रहे हो कि 1 से 1.5 बोलिए लीटर नीरज जी। यूरिन निकलता है, तो 2 लीटर तो पानी पीते हैं हम लोग, तो उतने निकल जाता है और क्या, थोड़ा बहुत ही बचता है बस अंदर तो। 2-2.5 लीटर पानी पसीना पीते तो हैं बस। आता है, हम बोलते भी तो हैं, बोलने से भी तो जब हम बोलते हैं ना, तो बाहर जी। बोलने से भी कई जो है उसमें वाष्प के रूप में। और इसको आप अच्छे से सर्दियों में देख लेना, सर्दियों में तो ज्यादा क्लियरली दिख भी जाता है भाप से निकलती हुई। जी। इसलिए जब हम ज्यादा बोलते हैं हमारा मुंह सूखने लगता है, क्योंकि शरीर का लिक्विड बाहर जाता है बोलने से। ठीक है, जी। और भी कई हैं। और सेल की डिमांड्स पूरी करना, खून को पूरा करना, उन चीजों में भी तो खून पानी लगेगा, तो पानी वहां भी तो लगेगा ना, सारे बाहर थोड़े निकल जाएगा। तो 75 से 85% जो है कोर्टिसोल होता है, जिसका 15 to 25 जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन होता है। ये बाहर रहता है 15 से, बाकी का अंदर रहता है मेडुलरी पार्ट में, यानी कि अंदर की तरफ। इसका हेनले का लूप छोटा होता है, अभी दिखाया था, ये देखो छोटा ही है, यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा ही आया हुआ है, ये तो ज्यादा बड़ा दिखा दिया लेकिन इतना बड़ा होता नहीं है, इसका छोटा होता है। और इसका बहुत लंबा होता है, देखो नीचे तक आया हुआ है इसका, ये जो पाइप सी है इसका लूप, इसका हैंडले का लूप बहुत लंबा होता है, कि 2/3 पार्ट अंदर की तरफ होता है, बाहर थोड़ा सा होता है, इसका बाहर ज्यादा होता है और अंदर बहुत कम होता है। कोर्टिसोल नेफ्रॉन क्या होता है, इसका ग्लोमेरुलस, मतलब कि जो गोला सा बताया ना मैंने, ये वाला गोला, ये वाला गोला, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहीं पे खून आता है और खून को छाना जाता है, मेन सबसे पहले यहाँ आता है खून, और फिर उसके बाद में अंदर नलियों में जाएगा, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो बाहर वाले पार्ट को हम कोर्टेक्स कहा गया है, अंदर वाले को मेडुला कहा गया है। अब कोर्टेक्स में जो बाहर की तरफ है उसको हम कहेंगे आउटर कोर्टेक्स, और जो अंदर की तरफ जो व्हाइट कलर सा दिख रहा है इसको कहेंगे इनर कोर्टेक्स। दिख रहा है? अब कोर्टिसोल का देखो, ये बाहर की तरफ है तो कहेंगे इसका ग्लोमेरुलस जो है, ये गोला सा है, बाहर है, और इसका ये अंदर है। तो यही बात यहाँ पे कही गई है, इसका जो ग्लोमेरुलस है वो आउटर कोर्टेक्स में होता है, और इसका जो ग्लोमेरुलस है वो इनर कोर्टेक्स में होता है। इसकी पेरिट्यूबुलर जो कैपिलरीज नेटवर्क है वो इसमें ज्यादा होता है, उपस्थित का मतलब इसमें ज्यादा है और इसमें कम है। नली, इसका मतलब नली, जैसे कि ये नली है ना, ये दिख रहा है, देखो सांप की तरह नली फैली हुई है, इसको बोले पेरिट्यूबुलरी कैपिलरीज। अब इसमें कम होती है ये, इसमें कोर्टिसोल में ज्यादा होती हैं,
और जस्टा मेडुलरी में कम होती हैं, छोटी छोटी होती हैं। इस डायग्राम में तो आपको लगभग बराबर दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में इसमें कम होती है और कोर्टिसोल में ज्यादा होती है। वासा रेक्टा, वासा रेक्टा डायग्राम ये रहा। ये देखो, ये जो स्किन कलर का दिख रहा है ये तो कहेंगे हम हेनले का लूप दिख रहा है ना, लूप ऑफ हेनले, जो स्किन कलर में है, जो यहाँ पे हमने ये रहा स्किन कलर में दिख रहा है, ये लूप ऑफ हेनले है। अब इसके चारों तरफ ये जो ब्लू कलर की जो नर घूम रही है, इसको ये दिख रहा है, लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ जो ये ब्लू कलर की जो नस घूमी हुई है, इसको कहते हैं वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। अब इसमें क्या होता है, कोर्टिसोल नेफ्रॉन में, क्योंकि इसका लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, इसलिए ऑटोमेटिक रेक्टा भी कम होगी। और रेक्टा का काम होता है नेफ्रॉन को पोषण देना, उसकी जरूरत को पूरा करना, ताकि नेफ्रॉन वो काम कर रहा है उसको भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, न्यूट्रिशन उसको नहीं मिलेगा तो नेफ्रॉन अपने आप ही मर जाएगा। तो ये वासा रेक्टा न्यूट्रिशन देने का काम करती है। अब इसमें लूप ऑफ हेनले कितना बड़ा है, अब बड़ा है तो चारों तरफ नस भी ज्यादा चाहिए, तो मतलब कि इसमें वासा रेक्टा ज्यादा लंबी होती है, जाल बनाती है, यू के आकार की होती है, और ये इसको पोषण देती है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है लूप ऑफ हेनले है, ये ब्लू कलर के चारों तरफ इसको घेरा हुआ है, ये इसको पोषण देती है वासा रेक्टा नेफ्रॉन को। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, इसमें कम खून क्षमता है, कोर्टिसोल नेफ्रॉन खून को कम छानता है, लेकिन इसमें फिल्ट्रेशन ज्यादा अच्छा होता है जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, खून ज्यादा इसमें और तेजी से, फास्ट लिखा है ना, इसमें स्लो धीरे धीरे छनता है और इसमें फास्ट छनता है, क्योंकि इसमें वासा रेक्टा लंबी होती है, हेनले का लूप लंबा होता है इसलिए। और एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन यूरिन, इसमें यूरिन ज्यादा बनेगा और इसमें रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। अब ये चीज मैं आपको भी समझाऊंगा। अब पहले तो आप मुझे बता दो, क्या ये जो मैं ये तो भी मैंने इतना कल कराया था, इतना आपको क्लियर है, आगे पढ़ाऊं मैं आप लोगों को, या इतना भी क्लियर नहीं हुआ आप लोगों को? जिसको दिक्कत हो अभी बता दीजिए, मैं कल फिर टेस्ट रखूंगा, कल ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए जो आज लोगों को आप लोगों के रिस्पॉन्स रहा। ठीक है, मैं आगे पढ़ाता हूँ आपको। अब आज का न्यू टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। वासा रेक्टा, अभी हमने पढ़ा था कि वासा रेक्टा जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन में ज्यादा होती है, क्योंकि उसका हेनले का लूप बड़ा होता है। अब इसमें क्या होता है कि हेनले के लूप में जो वेन्स या आर्टरी का जाल होता है, उसी को ही वासा रेक्टा कहते हैं। ये जो दिख रहा है ब्लू कलर का, ये है वासा रेक्टा। अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर को ब्लड में वापस मिला देता है। ये क्या करेगा कि रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है। ये कोई चीज चली गई उसको दोबारा से खींच लेना, ये इसका काम होता है। और कॉन्सेंट्रेट ऑफ यूरिन, जब उसमें से लिक्विड खींच लिया, मान लेते हैं कि एक मैंने चीनी का पानी घोल दिया एक गिलास में, उसमें एक गिलास में मैंने 5 चम्मच चीनी डाल दी और उसको मैंने मिला दिया, और एक दूसरे गिलास में मैंने आधा गिलास पानी में 5 चम्मच चीनी के डाल दी। अब आप मुझे बताओ, कोई माइक खोल के, कौन सा ज्यादा गाढ़ा होगा? पूरा पानी का भरा हुआ गिलास ज्यादा गाढ़ा होगा या आधा गिलास दूसरा गाढ़ा वाला, होगा? आधे आधा दूसरा कौन सा? आधा वाला आधा वाला ज्यादा गाढ़ा, क्यों? क्योंकि उसमें क्योंकि सर क्वांटिटी क्योंकि कम। उसमें पानी कम है, इसलिए वो ज्यादा गाढ़ा होगा। ठीक वही मेथड यहाँ पे लगेगा, कॉन्सेंट्रेट ऑफ यूरिन, क्योंकि वासा रेक्टा क्या करेगी, रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। जब पानी निकल जाएगा, सेकंड पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब कि आयंस, सोडियम है, पोटासियम है, ये जो आयंस है वो इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं उसको, ठीक है। हाइड्रोजन H+ है, HCO3 है,
और पानी भी को खींच लेती है, इलेक्ट्रोलाइसिस को भी खींच लेती है। तो क्या होगा, क्योंकि जैसे अभी उसमें आधा गिलास में ये पानी आवाज कम था, कट रही इसमें है। पानी कम हो गया तो यूरिन गाढ़ा हो गया, नहीं होगी तो यूरिन पतला आएगा। रीअब्जॉर्प्शन अगर नहीं होगी तो ज्यादा आएगा। ठीक है, सुन पा रहे हो आप सभी? आवाज कट रही है क्या? जी बीच में कट रही थी, ठीक अब है, आ रही अभी है। अभी ठीक है हेलो, सर। आवाज पर सुन पा रहे हो? जी सर स्पष्ट है। जी। आवाज नहीं आ रही? ठीक है, थैंक यू। सर ये वासा रेक्टर को फिर से समझा दीजिए। ओके, बताता हूँ जी। आप पहले हेनले का लूप बताओ मुझे, जिसने भी पूछा है वो हेनले का लूप क्या होता है, आप मुझे ये बताओ। कौन है नेफ्रॉन में? देखो यहां से लेके मैं पेन से बना रहा हूं, जी ये जो पार्ट है दिख रहा है, ये पार्ट जो है इसको कहते हैं हेनले का लूप। क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले या हेनले का लूप। इसमें ये रहा, दिख रहा है, ये है हेनले का लूप। अब पहली बात याद रखो, कोर्टिसोल में हेनले का लूप छोटा होता है और इसमें बड़ा होता है। और जो वासा रेक्टा होती है, इसके चारों तरफ एक नस होती है, जो ब्लू कलर की उसमें दिखाई थी, इसमें भी होती है। इस प्रकार इसको पोषण देती है और रीअब्जॉर्प्शन का काम करती है। अब ये लूप ही ऑलरेडी छोटा है इसका, तो वासा रेक्टा भी इसमें कम होगी। अब इसका लूप ऑफ हेनले बड़ा है तो ऑटोमेटिक वासा रेक्टा भी लंबी होगी, इसमें ज्यादा होगी। समझ आया? ये रहा, देखो वासा रेक्टा ब्लू कलर की दिख रही है आपको, ये लूप ऑफ हेनले, ये रहा स्किन कलर में, ये लूप ऑफ हेनले है। इसके चारों तरफ ये जो ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर नर्व से फैली हुई है, इसी को हम वासा रेक्टा कहते हैं। अब समझ आया? अभी भी नहीं समझ आया आपको? जी ठीक है, क्लियर है। ओके जी। अब आप पढ़ो ग्लोमेरुलस क्या होता है। जैसे कि मैं इसकी बात करूं, ये रहा, ये जो गोला सा आपको दिख रहा है, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये दिख रहा है ना, ग्लोमेरुलस। और ये क्वेश्चन बहुत, कि ग्लोमेरुलस में खून को लाने वाली जो नस है उसको क्या कहते हैं, और जो ग्लोमेरुलस से ले जाने वाली नस है उसको क्या कहते हैं। क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं इस टाइप के, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो सिंपल से याद रखना। देखो एफिरेंट आर्ट्रियोल, ए याद करो इसका, ए, और जाने वाली नस में इफिरेंट ई। ठीक है, आने वाले को एफिरेंट बोलते हैं ए, और जाने वाले को इफिरेंट कहते हैं। मतलब कि इससे पढ़ो, ये रहा एफिरेंट, यहां से खून आया, ठीक है, खून आया, अब यहाँ पे नसों का जाल है, खून थोड़ी देर रुकेगा यहाँ पे और इफिरेंट से वापस चला जाएगा। आप समझो इसको कि आपने खेतों में देखा होगा ट्यूबवेल होता है, मान लेते हैं कि ये एक ट्यूबवेल है, ठीक है, अब यहां से पानी निकल रहा है, ठीक है, पानी आ रहा है बाहर, और इसमें हमारे यहाँ बोलते हैं होदी, बोलते हैं इसको। इसमें ये पानी भरा हुआ है होदी में, और यहाँ से एक छेद होता है इसमें, और इससे फिर वो पानी आगे जाता है। ये स्ट्रक्चर क्लियर, आप सभी ने देखा होगा कि तो होता है। ठीक वही काम है यहाँ पे। देखो यहाँ से जो आ रही है इसको बोलते हैं एफिरेंट ए, और ये जो है इसको बोलते हैं इफिरेंट, क्योंकि यहां से पानी ज्यादा आएगा और यहां से पानी कम जाएगा। क्योंकि यहां से ज्यादा आएगा इसलिए तो बीच में स्टोर होगा। ठीक इसीलिए इसकी चौड़ाई देखो मोटी है ना, ये मोटा है और ये पतला है। देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पतला क्यों है, ये मोटा क्यों है। ये मोटा इसलिए है ताकि खून ज्यादा आए, ये पतला इसलिए है ताकि खून कम वापस जाए। अब ऐसी कंडीशन में जैसे यहाँ पे खेत में हुआ था कि बाहर से पानी ट्यूबवेल से आ रहा है और बाहर से यहाँ पे कम जा रहा है, बीच में रुक रहा है यहाँ पे पानी,
तो क्या होगा, अब यहाँ पे अगर ये मिट्टी का है तो नीचे की तरफ पानी एब्जॉर्ब होएगा, अगर पक्की दीवार का तो नहीं होएगा, है ना। अगर कच्चा ट्यूबवेल की होती है तो पानी कुछ नीचे जाएगा बाकी ऊपर जाएगा, ये कंडीशन बनेगी ना। ठीक वही कंडीशन यहाँ पे है, यहाँ पे पानी रुका यानी कि खून रुका, अब खून को रुकने का टाइम मिला तो खून यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे जाने लगेगा, ये एरो दिखाई दे रहे हैं, खून जो है अब इसमें जाने लगेगा और बाकी का खून वापस उसी रास्ते से बाहर की तरफ निकल जाएगा। इतना समझ आया आप लोगों को, ये ग्लोमेरुलस के अंदर होती है ये चीजें, कि ये नसों का जाल है। आने वाली को एफिरेंट ऑर्बिटल बोलते हैं और जाने वाली को इफिरेंट बोलते हैं। ये मोटी होती है और ये पतली होती है। यहाँ पे खून रुकेगा और पोर्स के जरिए थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएगा और अंदर जाएगा, अंदर ही उसके बाद ही तो फिर इसका प्रक्रिया शुरू होगी ना, इसकी गंदगी हटाने, न्यूरॉन का काम इसके बाद ही शुरू होगा। वैसे ये पार्ट भी न्यूरॉन का ही है, क्योंकि स्ट्रक्चर में भी हमने पढ़ा है। ये देखो, ये ग्लोमेरुलस, ये वही गड्ढा है जो मैं भी बता रहा था आपको। अब उसके बाद में इन नसों में जाएगा ना, ये इतनी लंबी लंबी नलियां हैं, हेनले का लूप है, बाहर कलेक्टिंग डक्ट है, फिर बाद में यूरिन के जरिए बाहर निकलेगा। तो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसको हम हैं वो कैप्सूल, तो याद कर लेना। ये दुख की पैज हो, ग्लोमेरुलस तो जाल है और बोमन कैप्सूल इसको ढकने वाला कप की आकृति का है, जो इसको ढका हुआ है, कवर किया हुआ है इस जाल को। ग्लोमेरुलस से खून जाएगा बोमन कैप्सूल में, अब बोमन कैप्सूल से आगे जाएगा, ये दिख रहा है ना पीसीटी। पीसीटी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है हमारे पेपर में, पीसीटी की फुल फॉर्म क्या है? कोई माइक खोल के बताओ, पीसीटी की फुल फॉर्म क्या है? प्रोहेक्सिमल बताओ जिसको। प्रोहेक्सिमल वेरी गुड, प्रोक्सिमल कनेक्टिव ट्यूबल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये पीसीटी और डीसीटी पेपर में हमारे में सीधा आता है, पीसीटी की फुल फॉर्म बताओ, या पीसीटी इज रिलेटेड विद विद विच ऑर्गन, कि किसके साथ संबंध है? किडनी के साथ, आंतों के साथ, लंग्स के साथ, किसके साथ? भाई किडनी में होती है पीसीटी डीसीटी। एक होता है डीसीटी, ये पीसीटी पढ़ा है, एक डीसीटी आएगा आगे। और दूसरा आप याद कर लीजिए मेलफिजियन बॉडी, इन दोनों को मिला दें, ये तो हो गया ग्लोमेरुलस, जो नसें दिख रही हैं आपको, और बाहर जो यू टाइप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बोमन कैप्सूल। इन दोनों को अगर हम मिला दें, इन दोनों को कहते हैं मेलफिजियल बॉडी या रीनल कैप्सूल। समय हमारे पास, थोड़ा सा मैं पढ़ा देता हूँ, नहीं तो कुछ भी नया नहीं सीखोगे आज आप। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम, ये पढ़ा देता हूँ मैं हल्का सा आपको, तो कल भी आपको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो रीनल ट्यूबल क्या है? रीनल ट्यूबल देखो, ये जो जाल दिख रहा है, जल्दी माइक खोल के बताओ, ये जाल का क्या नाम है? वेरी गुड। अब आप बताओ, जाल के बाहर जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसका क्या नाम है? ब्राउन बोमन कैप्सूल। अगर हम ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल को मिला दे तो दोनों को क्या नाम है? मेलफिजियल बॉडी, अभी तो पढ़ाया था, ये रहा मेलफिजियल बॉडी। इन दोनों को या फिर रीनल कैप्सूल कहते हैं, ठीक है, इतना क्लियर रखना। अब इसके बाद जो ये लंबी नली दिख रही है आपको, ये इसको हम कहते हैं रीनल ट्यूबल, ठीक है, इसको कहते हैं रीनल ट्यूबल। इसकी जो पहली है, ये आपको दिख रही है, ये पीसीटी, ये पीसीटी है, यहाँ पे खोल के लिख दिया फॉर्म। ये यहां से लेकर के और यहां तक होती है पीसीटी। देखो यहां से, ये देखो पूरी पीसीटी है, ये घूम रही है, ये पूरी पीसीटी है। और ये जो है यहां से लेकर के, इसको हम बोलेंगे, यहीं तक बोलेंगे, यहां तक, इसको बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग यानी कि जो नीचे की तरफ जा रहा है, ये पतला होता है देखो, और पीसीटी मोटी होती है, देखो कितनी मोटी है, इसके मुकाबले मोटी है ना,
और ये नीचे पतला है। ये क्या है, लूप ऑफ हेनले है, अभी पढ़ाया था मैंने। जो इस तरीके का जो नीचे घुमा हुआ है इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। अब ये जो ऊपर जा रहा है यहां से लेकर के और यहां तक, सॉरी ऊपर का भी गिना जाता है लेकिन ऑलमोस्ट इसको ऊपर वाले को हम डीसीटी कहते हैं। ये रहा, दिख रहा है ना, ये रहा डीसीटी। ये रहा, इसकी फुल फॉर्म लिख लेना आप, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबल। ये पेपर में आती है। आप इसको समझ जाओगे ना, आपको ये समझ आ जाएगा कि डॉक्टर जब हमारा बीपी बढ़ता है तो डॉक्टर एक टीका और टीका लगाते ही एकदम से यूरिन आएगा पेशेंट को, और यूरिन आते ही उसका बीपी कम हो जाता है। ये वाली आप समझ जाना, आप बीपी का कंसेप्ट समझ जाओगे, क्यों बीपी होता है, क्यों बीपी कम होता है, क्यों बीपी बढ़ता है, इस चीज को आप समझ लो। तो ये ऊपर की जो पाइप है इसको हम कहते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबल। और ये डिसेंडिंग लिम्ब, और ये जो दिख रहा है आपको ये असेंडिंग लिम्ब, और ये पीसीटी। समय हो चुका है, ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं समझ आएगा आपको। इसके बाद में कल पढ़ाऊंगा, और कल मैं सीधा पढ़ाना शुरू करूंगा। और हाँ, टेस्ट भी लूंगा आपका पहले। ये मैंने स्लाइड आपको भेज दिया ग्रुप में, आप अपने आप से पढ़ लेना और लिख लेना। लिख लोगे तो कल आपको ध्यान ज्यादा समझने पे रहेगा। ठीक है, आप इसको पढ़ के आना कल अपना। ग्रुप में आपके पास स्लाइड आ चुकी है ये। लेकिन आज मैं कुछ पढ़ा नहीं पाया, आप लोगों का रिस्पांस बहुत कम रहा है, कुछ नहीं बताया आपने आज। नहीं तो मेरा टारगेट